Hello friends, welcome back to my YouTube channel Elite Nursing Classes Center of Excellence. I hope you all are doing well. So guys, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15 दैट इज़ पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर. सो दिस चैप्टर इज़ वेरी important in एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेस्ड होंगे. सो आज हम करते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 126. द नर्स हैज जस्ट रीअसेस्ड द कंडीशन ऑफ अ पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट who was admitted 1 hour ago to the surgical unit. The nurse planned to monitor which parameter most carefully during the next hour. So क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि नर्स ने अभी रीअसेस किया है क्लाइंट की कंडीशन को, पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट की कंडीशन को, जो एडमिट हुआ है 1 आवर एगो फ्रॉम द सर्जिकल यूनिट. राइट, सर्जिकल यूनिट से 1 घंटा पहले पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट किया गया है और वहाँ पे उसको रीअसेस किया जा रहा है. राइट, नर्स प्लान टू मॉनिटर विच पैरामीटर मोस्ट केयरफुली ड्यूरिंग द नेक्स्ट आवर. सो नेक्स्ट आवर के लिए कौन सी पैरामीटर को आप बहुत केयरफुली, बहुत अच्छे से मॉनिटर करेंगे. राइट, सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. आफ्टर सर्जरी हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये हमसे पूछा गया है. राइट, सो आफ्टर सर्जरी जो हम नॉर्मली अभी बात करते हैं कि आफ्टर सर्जरी हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. तो आफ्टर सर्जरी जो फर्स्ट मेन थिंग है दैट इज़ यूरिनरी आउटपुट. राइट, सो यूरिनरी आउटपुट का हमने सबसे पहले इसका ध्यान रखना है. राइट, सेकेंड वन इज़ द टेम्परेचर. टेम्परेचर का भी हमने ध्यान रखना है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है. एंड थर्ड वन इज़ द ब्लड प्रेशर एंड फोर्थ वन इज़ द ड्रेनेज. सो ये चीज़ें हमने ध्यान रखनी हैं जब हम पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट की असेसमेंट करते हैं. राइट, कि यूरिनरी आउटपुट कितना है, टेम्परेचर कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है और ड्रेनेज कितनी है. राइट, सो आफ्टर सर्जरी क्या होता है कि जैसे सर्जरी होती है पेशेंट की, तो आपको पता है कि उसमें फ्लूइड लॉस होता है. राइट, फ्लूइड लॉस की वजह से हैमरेज के चांसेस होते हैं. राइट, हैमरेज की वजह से हाइपोवोलेमिया भी पेशेंट में हो सकता है. सो हाइपोवोलेमिया अगर पेशेंट में हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, किडनी में ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी. राइट, या ब्लड सप्लाई क्या होगा, कम हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, यूरिनरी आउटपुट विल बी डिक्रीज. राइट, सो ये है यूरिन आउटपुट को असेस करने का रीज़न कि सर्जरी के टाइम क्या होता है, फ्लूइड लॉस होता है. फ्लूइड लॉस की वजह से हैमरेज हो सकती है पेशेंट को. हैमरेज अगर पेशेंट को हो रही है, एक्सेसिव फ्लूइड लॉस हो रहा है, एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा है, तो उसकी वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक पेशेंट को हो सकता है. तो वो हाइपोवोलेमिक शॉक हम कैसे इंडिकेट करेगा, वो उसकी वजह से किडनी को ब्लड सप्लाई कम होगी. अगर किडनी को ब्लड सप्लाई कम होगी तो यूरिनरी आउटपुट कम होगा. राइट, सो नॉर्मली यूरिनरी आउटपुट कितना होना चाहिए, नॉर्मल यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर होना चाहिए. राइट, 30 ml पर आवर होना चाहिए. अगर 30 ml से बिलो है देन हमने क्या करना है, इमीडिएटली इन्फॉर्म टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर. सो ये हो गया फर्स्ट हमारा यूरिनरी आउटपुट. राइट, अब सेकेंडली हम बात करते हैं टेम्परेचर की. अब टेम्परेचर में क्या है, आफ्टर सर्जरी अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, तो इन दोनों ही कंडीशन में हमने इमीडिएट इन्फॉर्म करना है टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर. अगर टेम्परेचर नॉर्मली 97/7 से अगर इंक्रीज़ हो रहा है, राइट, 97.7 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर इंक्रीज़ हो रहा है एंड 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो रहा है, इन दोनों कंडीशन में हमने इमीडिएट इन्फॉर्म करना है टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर. सो अगर इंक्रीज़ हो रहा है, दिस इंडिकेट द इन्फेक्शन. ये आपको पता है कि अगर इंक्रीज़ हो रहा है दैट मीन्स पर्सन को इन्फेक्शन हो रहा है, और अगर डिक्रीज़ हो रहा है दैट इज़ इंडिकेटिंग हाइपोवोलेमिया.
राइट। सो हाइपोवोलेमिया इंडिकेट क्या है, सो इन दोनों कंडीशन में हमें क्या करना है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है, राइट। सो हमने यूरिन आउटपुट का मैंने आपको बता दिया, टेम्परेचर का मैंने आपको बता दिया कि इन कंडीशन में हमने क्या करना है, दोनों कंडीशन में हमें इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है। अगर इनकी वैल्यू में चेंजेस आ रहे हैं देन वी विल इमीडिएटली इन्फॉर्म टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, राइट। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम ब्लड प्रेशर की। सो ब्लड प्रेशर भी अगर डिक्रीज़ हो रहा है, राइट, अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 mm ऑफ HG से बिलो हो रहा है देन इस कंडीशन ये क्या इंडिकेट करती है, ये इंडिकेट करती है शॉक। देन इस कंडीशन में हमने इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, राइट। और ड्रेनेज का हमने बिल्कुल ध्यान रखना है, जब आफ्टर सर्जरी पेशेंट की कैसी ड्रेनेज है, कलर ऑफ द ड्रेनेज, ये हमने चीज़ें ध्यान रखनी है, राइट। अगर एबनॉर्मल कलर ड्रेनेज का आ रहा है या एबनॉर्मल ड्रेनेज हो रही है देन वी विल इमीडिएटली इन्फॉर्म टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। सो चलते हैं अब ऑप्शन की तरफ। सो आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आफ्टर सर्जरी हमने कौन कौन से पैरामीटर को अच्छे से असेस करना है, राइट। सो फर्स्ट है यूरिनरी आउटपुट ऑफ 20 ml पर आवर। सो 20 ml पर आवर है, सो इस कंडीशन में हमने इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। नॉर्मली मैंने आपको कितना बताया, नॉर्मली ये होता है 30 ml पर आवर, राइट। Second one is the temperature of 37.6 डिग्री सेल्सियस। सो 37.6 इज़ द नॉर्मल, सो इसको हम इन्फॉर्म नहीं करेंगे। ब्लड प्रेशर ऑफ 100/70 mm ऑफ HG, इसको भी हम इन्फॉर्म नहीं करेंगे, ये नॉर्मल रेंज में है। सीरस ड्रेनेज ऑन द सर्जिकल ड्रेसिंग, सो सीरस ड्रेनेज ये नॉर्मल है, सो ये भी हम इन्फॉर्म नहीं करेंगे, राइट। सो यहाँ पे जो हमारी एबनॉर्मल फाइंडिंग बताई गई है दैट इज़ यूरिनरी आउटपुट ऑफ 20 ml पर आवर, राइट। अगर यूरिनरी आउटपुट लेस देन 30 ml पर आवर है देन वी विल इमीडिएटली इन्फॉर्म टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। वो हमारे लिए कंसर्न की बात होगी, राइट, बिकॉज दिस इंडिकेट द हाइपोवोलेमिया, राइट। अगर टेम्परेचर भी 37.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से इंक्रीज़ है देन उन कंडीशन में भी हमने इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है बिकॉज दिस इंडिकेट इन्फेक्शन। अगर कम है देन उस वो क्या इंडिकेट करती है, हाइपोवोलेमिया, वो भी हमने इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है। बट ये हमें बाकी जो चीज़ें थी हमें नॉर्मल रेंज में बताई गई थी, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। द नर्स इज टीचिंग अ क्लाइंट अबाउट कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग टेक्निक टू प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। विच स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द नर्स टू मेक to the client at this time as it relate to these technique। सो नर्स टीच कर रही है क्लाइंट को अबाउट डीप ब्रीदिंग, कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स के लिए। सो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आफ्टर सर्जरी पोस्ट ऑपरेटिव ये इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, इम्पॉर्टेंट है पेशेंट से जो हम ये कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाते हैं। सो ये इम्पॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए, टू प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करने के लिए, राइट। सो हम टीच कर रहे हैं और हम टीच करते हैं, राइट। सो कौन सी स्टेटमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएट है फॉर द नर्स टू मेक द क्लाइंट एट दिस टाइम एज इट रिलेट टू दिस टेक्निक। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारी कौन सी स्टेटमेंट होगी जो इससे रिलेटेड है, डीप ब्रीदिंग एंड कफिंग से रिलेटेड है। सो फर्स्टली हम बात करते हैं कि आफ्टर सर्जरी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए पेशेंट को बोला जाता है। तो वो क्यों बोला जाता है। सो आफ्टर सर्जरी क्या होता है, आफ्टर सर्जरी क्या होगा, जो ड्यू टू एनेस्थेटिक इफ़ेक्ट जो एल्वेलाइज होंगी वो कंप्रेस्ड होंगी, राइट। एल्वेलाई अच्छे से डायलेट नहीं हो पाएंगी जिसकी वजह से क्या होगा, जो सिक्रीशन की एकमुलेशन हो जाएंगी इन द लंग, राइट। सिक्रीशन एकमुलेट होगी लंग में। सो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से हम रिकमेंड करते हैं डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस,
राइट। उन सिक्रेशंस को बाहर निकालने के लिए हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, और हम उन्हें बताते हैं कि कैसे आपने डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, राइट। सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आफ्टर सर्जरी क्या होता है, एल्वेलाई कंप्रेस हो जाती हैं, डायलेट नहीं हो पाती हैं। तो जब एल्वेलाई डायलेट नहीं होती हैं, उसकी वजह से जो सिक्रेशंस होती हैं वो लंग्स में एकमुलेट हो जाती हैं। सो उन सिक्रेशंस को हमने बाहर निकालना है। तो उन सिक्रेशंस को हम कैसे बाहर निकालेंगे? थ्रू कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, राइट। सो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि कौन सी टेक्निक के बारे में हम बताएंगे जो इससे रिलेटेड है, डीप ब्रीदिंग एंड कफिंग टेक्निक से रिलेटेड है, राइट। So first one is the use of an incentive spirometer will help to prevent the pneumonia. Yes, definitely यही होगा कि अगर पेशेंट को हम बोलेंगे कि अगर आप इंसेंटिव स्पायरोमीटर यूज़ करोगे वो आपको हेल्प करेगा निमोनिया की प्रिवेंशन से, राइट। सेकेंड वन इज क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ योर ऑक्सीजन सैचुरेशन विल डिटेक्ट हाइपोक्सीमिया। सो हाइपोक्सीमिया क्या है? हाइपोक्सीमिया में इनएडुकेट कंसंट्रेशन होती है ऑक्सीजन की इन द आर्टियल ब्लड में, राइट। आर्टियल ब्लड में क्या होगा? इनएडुकेट ऑक्सीजन सैचुरेशन होती है हाइपोक्सीमिया में। सो ये इससे रिलेटेड तो नहीं होगा कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग से। थर्ड वन इज एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ इंट्रावेनस फ्लूइड विल प्रिवेंट और ट्रीट फ्लूइड इम्बैलेंस। सो ये ट्रीट तो करते हैं बट इस जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है इससे रिलेटेड नहीं है। फोर्थ वन इज द early ambulation and administration of blood thinner will prevent pulmonary embolism. So early ambulation and administration of blood thinner ये भी हम करेंगे बट ये चीज़ भी इससे रिलेटेड नहीं है डीप ब्रीथिंग से। सो पल्मोनरी एम्बोलिज्म कब होगा? वो होगा जब ब्लॉकेज होगी पल्मोनरी आर्टरी की, राइट, जिसकी वजह से डिस्टर्ब होगा ब्लड फ्लो लंग्स के लोब्स में, राइट। सो ये किसकी वजह से होता है? ये क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से होगा। तो इसका कोई रिलेशन नहीं है डीप ब्रीदिंग एंड जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में, राइट। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। सो आपको पता चल गया होगा सबसे पहले कि हम क्यों ये चीज़ करते हैं कि आफ्टर सर्जरी क्या होता है, एल्वेलाई कंप्रेस्ड हो जाती हैं, राइट। सो आफ्टर पोस्ट ऑपरेटिव क्या होता है? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं? लाइक एटिलेक्टेसिस होता है, निमोनिया एंड पल्मोनरी एम्बोलाई, राइट। ये कॉमन प्रॉब्लम पोस्ट ऑपरेटिव अराइज होती हैं, राइट। सो निमोनिया में क्या होता है? निमोनिया में इन्फ्लेमेशन होती है लंग टिश्यू की, जिसकी वजह से प्रोडक्टिव कफ होगी, डिस्निया होगा, लंग क्रैकर्स होगी, और ये पल्मोनरी सिक्रीशन जब एक्यूमुलेट होंगी उसकी वजह से ये चीज़ होती है। तो हमने क्या करना है? हमने पल्मोनरी सिक्रीशंस जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि इन सिक्रीशंस को हमने एक्यूमुलेट होने नहीं देना है। तो इसको हम कैसे प्रिवेंट करेंगे? कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से, राइट। सो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 128। The nurses create a plan of care for a client scheduled for surgery. The nurse should include which activity in the nursing care plan for the client on the day of surgery. So nurse create कर रही है आप प्लान, राइट, एक प्लान बना रहे हैं फॉर द केयर ऑफ द क्लाइंट। कौन सी क्लाइंट की केयर करने के लिए प्लान किया जा रहा है? जिसकी सर्जरी स्केड्यूल हुई है, राइट। सो नर्स को कौन कौन सी एक्टिविटी नर्सिंग केयर प्लान में इंक्लूड करनी है ऑन द डे ऑफ सर्जरी? सो कौन कौन सी एक्टिविटी यू विल इंक्लूड इन द क्लाइंट प्लान ऑफ केयर ऑन द डे ऑफ सर्जरी, राइट। सो दो चीज़ें जो मेन टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं दैट वी हैव टू फोकस्ड बिफोर सर्जरी, प्री ऑपरेटिव, राइट। प्री ऑपरेटिव हमसे पूछा गया है, प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट। सो टू थिंग्स जो मेन इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ ब्लैडर एंड सेकेंड वन इज़ द NPO, राइट। सो ये दो चीज़ें हमने, इन चीज़ों का हमने मेन ध्यान रखना है, राइट।
सो एम्प्टी हमने कोई भी हम प्रोसीजर करते हैं या कोई भी हम सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं उससे पहले ब्लैडर शुड बी एम्प्टी, राइट। ये हमारा काम है कि ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए बिफोर एनी प्रोसीजर और सर्जिकल प्रोसीजर, राइट। बिकॉज इसकी वजह से क्या होगा, जो एब्डोमिनल प्रेशर है वो रिलीव रहेगा, राइट। एब्डोमेन में प्रेशर नहीं होगा, राइट। और ये प्रिवेंट करता है टू द इन्फेक्शन, राइट, ब्लैडर को अगर हम प्रॉपर एम्प्टी करते हैं बिफोर द सर्जरी। सो एनपीओ भी हमने मेंटेन रखना है। सो एनपीओ हम मेंटेन रखते हैं 6 to 8 आवर बिफोर द सर्जरी। पेशेंट एनपीओ होना चाहिए, पेशेंट को नथिंग पर माउथ नहीं देना है कुछ भी, राइट। सो 6 to 8 आवर तक। तो ये दो चीज़ें मेन आपने ध्यान रखनी है जब आपने केयर करनी है प्री ऑपरेटिव क्लाइंट को, राइट। सो फर्स्ट वन इज़ द अवॉइड ओरल हाइजीन। सो ओरल हाइजीन हमने क्यों अवॉइड करनी है, राइट। सो दिस वन इज़ द इनकरेक्ट। सेकेंड वन इज़ द वेरीफाई दैट द क्लाइंट हैज़ नॉट ईटन फॉर लास्ट 24 नहीं, जो मैंने आपको बताया 6 to 8 आवर्स तक। सो एनपीओ रखना है हमने बट 6 to 8 आवर्स। सो दिस वन इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। थर्ड वन इज़ हैव द क्लाइंट वॉइड इमीडिएटली बिफोर गोइंग टू द सर्जरी। सो वेरी करेक्ट कि हमने पेशेंट को वॉइड करना है बिफोर द सर्जरी, राइट। सो फोर्थ वन इज़ रिपोर्ट इमीडिएटली एनी स्लाइट इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर और पल्स। सो यहाँ पे हमें बोला गया है स्लाइट इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। सो स्लाइट इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर और पल्स ये ये नॉर्मली पेशेंट में होते हैं बिकॉज ऑफ द एनजाइटी। अब किसी की भी कोई सर्जरी परफॉर्म होनी है, कोई प्रोसीजर परफॉर्म होना है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एनजाइटी होती है। तो एनजाइटी की वजह से क्या होगा, वो जो स्लाइटली चेंज आता है तो उसकी वजह से होता है, तो दैट इज़ नॉर्मल। सो मैक्सिमम पेशेंट में 98-99% पेशेंट में सभी में ये चीज़ होती है, राइट। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर 3। सो आपको ये चीज़ समझ आ गई कि प्री ऑपरेटिव जब हमने केयर प्लान करनी है पेशेंट की, तो दो चीज़ों का हमने ध्यान रखना है, ब्लैडर का एंड एनपीओ स्टेटस का। सो एनपीओ स्टेटस कितने टाइम तक होना चाहिए, 6 to 8 आवर्स। एंड ब्लैडर हमने बिफोर सर्जरी इमीडिएटली उसको एम्प्टी करना है, right? So next question is question number 129. A client with a gastric ulcer is scheduled for surgery. The client cannot sign the operative consent form because of sedation from opioid analgesic that have been administered. The nurse should take which most appropriate action in the care of this client? सो कंसेंट का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि क्लाइंट को गैस्ट्रिक अल्सर हैं, राइट, और इसकी सर्जरी स्केड्यूल की गई है। अब क्लाइंट कंसेंट साइन नहीं कर सकता है बिकॉज ऑफ द सिडेशन एंड अपॉइड एनाल्जेसिक, राइट, कि सिडेटिव है पेशेंट एंड अपॉइड एनाल्जेसिक पेशेंट को दिए गए हैं। सो उस टाइम पे आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगा टू इन द केयर ऑफ द क्लाइंट। अब आपने कंसेंट लेना है और सर्जरी भी पेशेंट की होनी है। अब पेशेंट इस कंडीशन में नहीं है कि वो साइन कर सके, राइट। सो उस टाइम पे आप किस से साइन करवाओगे? सो इन दिस कंडीशन हम फैमिली मेम्बर्स को हम फर्स्टली अप्रोच करेंगे कि फैमिली मेम्बर जो मोर देन 18 ईयर्स है, जो रिस्पॉन्सिबल है, हम उसको अप्रोच करेंगे टू साइन द कंसेंट, राइट। हमने वो पूरा उसको एक्सप्लेन करना है एंड आफ्टर दैट वी विल कंसेंट साइन लेंगे हम, राइट। सो अगर फैमिली मेम्बर भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, सो उस कंडीशन पे उसके बाद आप क्या करोगे? सो इस कंडीशन में हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम टेलीफोनिकली कंसेंट हम ले सकते हैं। बट जब हमने टेलीफोनिकली कंसेंट लेना है तब हमारे पास 2 नर्सिंग ऑफिसर विटनेस होनी चाहिए, राइट। उनकी प्रेजेंस में हमने टेलीफोनिकली कंसेंट लेना है। और जब भी फैमिली मेम्बर्स हॉस्पिटल में आते हैं देन हमारा फर्स्ट काम क्या होगा कि इमीडिएटली हमने कंसेंट को साइन लेना है, राइट। सो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। सो कंसेंट कौन कौन से पेशेंट होते हैं या कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनमें कंसेंट को वैलिड नहीं माना जाता? लाइक पेशेंट अगर कंफ्यूज्ड है,
सिडेटिव है पेशेंट, राइट, उसमें भी कंसेंट वैलिड नहीं माना जाता। मेंटली चैलेंज पेशेंट है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, या क्लाइंट की एज लेस देन 18 ईयर्स है, राइट। और अगर आप पेशेंट से साइन या आप कोई भी रिलेटिव्स है, अगर आप कंसेंट विदाउट एक्सप्लेनेशन अगर आप साइन करवाते हो तो वो कंसेंट भी वैलिड नहीं माना जाता है, राइट। सो ये पर्सन है जिनका कंसेंट वैलिड नहीं माना जाता है, राइट। सो यहाँ पे हमें सिचुएशन बताई गई है कि पर्सन को हमने पर्सन सिडेटिव है एंड पर्सन इस कंडीशन में नहीं है कि वो कंसेंट साइन कर सके, तो आपने उसके बाद आप किससे साइन करवाओगे, कैसे आप फर्दर मूव करोगे टू द सर्जरी, बिकॉज विदाउट कंसेंट आप सर्जरी परफॉर्म नहीं कर सकते हो, राइट। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट वन इज़ द ऑब्टेन अ कोर्ट ऑर्डर फॉर द सर्जरी। सो कोर्ट ऑर्डर तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। हैव द चार्ज नर्स साइन द इन्फॉर्म, जो चार्ज नर्स तो ऑथराइज नहीं होती है इन्फॉर्म कंसेंट को साइन के लिए, एंड सेंड द क्लाइंट टू सर्जरी विदाउट कंसेंट तो हम सर्जरी नहीं करेंगे पेशेंट की। एंड फोर्थ वन इज़ द ऑब्टेन अ टेलीफोन कंसेंट फ्रॉम फैमिली मेम्बर फॉलोइंग एजेंसी पॉलिसी। येस, हमने एजेंसी पॉलिसीज़ जो भी हमारी हैं उनको फॉलो करते हुए हमने क्या करना है, कंसेंट हमने फैमिली मेम्बर से लेना है थ्रू टेलीफोनिकली। सो उसमें मैंने आपको बताया कि टू नर्सिंग ऑफिसर, अदर टू नर्सिंग ऑफिसर्स विटनेस होनी चाहिए, right? So fourth one is the correct option. So next question is question number 130. A preoperative client express anxiety to the nurse about upcoming surgery. Which response by the nurse is most likely to stimulate further discussion between the client and the nurse? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन के बेस पे ये क्वेश्चन है कि प्री ऑपरेटिव क्लाइंट है, राइट, प्री अभी सर्जरी नहीं हुई है, वो क्लाइंट एक्सप्रेस कर रहा है एंजाइटी को नर्स के सामने, राइट। किस चीज़ के लिए, सर्जरी के लिए, राइट। सर्जरी है पेशेंट की, पेशेंट एक्सप्रेस कर रहा है एंजाइटी इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। सो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा जो स्टिमुलेट करेगा फर्दर डिस्कशन बिटवीन यू एंड द क्लाइंट, राइट। सो क्या आप रिस्पॉन्स करोगे जब पर्सन को एंजाइटी होती है अपनी सर्जरी के लिए। सो फर्स्टली एंजाइटी को रिलीव करने के लिए आप पेशेंट को क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे देयर प्रोसीजर, देयर सर्जरी, राइट। उसकी कि क्या सर्जरी के बारे में उसको आप एक्सप्लेनेशन दोगे, राइट, कि आपके सर्जरी क्यों कर रहे हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, वो हम पेशेंट को बताएंगे। सो जो भी हमने इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करनी है वो हम स्टार्ट करेंगे, जैसे हम कोई भी हम लाइक हम किसी को कोई चीज़ समझाते हैं तो हम किस वे में समझाते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, राइट। सो इसमें भी हम सेम मेथड यूज़ करेंगे कि इसमें जो भी हमने एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करनी है वो हमने कि क्लाइंट को कितना पता है वहाँ से स्टार्ट करनी है, जो क्लाइंट को नहीं पता वो भी हमने पेशेंट को बताना है, राइट। सो हम वहाँ से सिंपल वे में हमने पेशेंट को एक्सप्लेन करना है। पहले हम पेशेंट से पूछेंगे, राइट, आफ्टर दैट हम खुद बताएंगे पेशेंट को। अब पेशेंट को कितनी नॉलेज है, मे बी पेशेंट को नॉलेज ना हो, राइट। सो समटाइम पेशेंट को आधी नॉलेज होती है, राइट, तो उसकी वजह से भी एंजाइटी होती है। तो हमने पहले पेशेंट का देखना है कि पेशेंट को कितनी इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में, एंड आफ्टर दैट हम पेशेंट को वो चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। और हम क्लाइंट को इंडिविजुअलाइज्ड एक्सप्लेनेशन हम प्रोवाइड करेंगे, राइट। ये नहीं है कि अगर 2-3 पेशेंट्स की सर्जरी है हम सबको साथ में ही बोल रहे हैं ऐसा होता है सर्जरी में वैसा होगा, राइट। सो नहीं, हमने अकेले अकेले उसकी हमने एंजाइटी रिलीव करनी है, राइट। सो हमारा फोकस कहाँ पे होना चाहिए, क्लाइंट फोकस होना चाहिए, क्लाइंट ओरिएंटेड होना चाहिए, राइट। सो हमने इंडिविजुअल क्लाइंट पे हमने फोकस करना है, इंडिविजुअल क्लाइंट को हमने एक्सप्लेन करना है केयर एंड प्रोसीजर, और हमने क्लाइंट को उस वे में हम क्लाइंट की जो जब हम ये एक्सप्लेनेशन देते हैं तो इस वे से हम क्या कर सकते हैं कि जो पेशेंट की एंजाइटी है, फियर है, उसको हम रिलीव कर सकते हैं, और जो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो ये रीज़न होता है प्री ऑपरेटिव
टीचिंग का, राइट, कि अगर पेशेंट को एंजाइटी है उसको हमने कैसे रिलीव करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। सो मोस्ट इफ़ेक्टिव वे है एंजाइटी को रिलीव करने के लिए कि आप उसके बारे में पेशेंट को बताइए, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट वन इज़ इफ़ इट्स एन हेल्प एवरीवन इज़ नर्वस बिफोर सर्जरी। सो ये फोकस ही नहीं कर रहा है पेशेंट की लाइक एंजाइटी के ऊपर। इसको हम बिल्कुल लाइटली ले रहे हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की, ये तो नॉर्मल होता है, सबके साथ होता है, कोई बात नहीं। तो हम ऐसी चीज़ों को, ऐसे हम पेशेंट की जो कंसर्न है उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। सो फर्स्ट वन इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन। Second one is I will be happy to explain the entire surgical procedure to you. So entire surgical procedure हम पेशेंट को नहीं बता सकते, बिकॉज अगर हम entire surgical procedure पेशेंट को बताएंगे तो उसकी वजह से एंजाइटी और ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है, राइट। सो ये भी हम नहीं करेंगे। एंड थर्ड वन इज़ कैन यू शेयर विद मी वट यू हैव बीन टोल्ड अबाउट योर सर्जरी। सो ये चीज़ हम करेंगे, हम पेशेंट को, जैसे मैंने आपको बोला कि हम पहले पेशेंट से पूछेंगे, राइट, कि पेशेंट को कितनी नॉलेज है सर्जरी के बारे में, उस प्रोसीजर के बारे में, एंड आफ्टर दैट हम उसमें और उनकी नॉलेज हम ऐड ऑन करेंगे, राइट। सो थर्ड वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एंड फोर्थ वन इज़ let me tell you about the care you will receive after surgery and the amount of pain you can anticipate. So ये पोस्ट ऑपरेटिव की बात कर रहे हैं, अभी तो हम प्री ऑपरेटिव की बात कर रहे हैं, तो पोस्ट ऑपरेटिव, इसमें पोस्ट ऑपरेटिव की बात कर रहे हैं तो इसमें इसका कोई रोल नहीं है। सो फोर्थ वन इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 3, राइट। सो कैसे हम पेशेंट की फियर है, एंजाइटी है, उसको रिलीव कर सकते हैं। सो गाइस आज की क्लास में इतना ही। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है देन लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।